आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। या फिर हम इसे आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, ठीक है, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में आप देख लो। अगर इसमें दो एटम हैं यानी 2 एटम्स हैं और वो आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे, यानी एक इस प्रकार का बॉन्ड यदि A+B कोई 2 एटम्स हैं तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र कराएगा दूसरे को। ठीक है बच्चों, यानी जो एक एटम है वो कंप्लीटली अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो ट्रांसफ़र कराएगा दूसरे एटम्स को। ठीक है बच्चों, तो इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा कहीं का इलेक्ट्रॉन का, ठीक, जिसमें एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। और ट्रांसफ़र भी कैसा है, कंप्लीट ट्रांसफ़र। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में आपको ध्यान रखना कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया जाएगा बाई 1 एटम, ठीक है, अनदर एटम या अदर एटम्स को, दूसरे एटम को इसमें क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्या, इलेक्ट्रॉन, और वो भी कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा। तो इस वजह से जो एटम ट्रांसफ़र कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो उसे गेन कर रहा है उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है आयनिक। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर ट्रांसफ़र करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो इस प्रकार से एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड क्या है भाई, जिसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करा वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और जिसने इलेक्ट्रॉन क्या करा, एक्सेप्ट करा, वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो आप लिखना चाहते हो लिख लो, व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर सो एज टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाय एक्वायरिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी जो एटम होता है वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस, हम अगर आपको बतावें साइड में लिख देंगे हम, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, ये आपकी इनर्ट गैस हैं। इनर्ट गैस ये देख लें सभी बच्चे। अब होता क्या है, जितने भी इन जो इनर्ट गैस है या फिर नोबल गैस हैं, ये इनके जो नियरेस्ट होंगे, जो पास होंगे एटम, तो वो इनकी तरह का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी आउटर मोस्ट सेल में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, किस तरीके से आप यहाँ देख लें एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हम सोडियम क्लोराइड का देखना चाहते हैं कि किस तरह की बॉन्डिंग होती है, तो सबसे पहले आप देखो जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, क्लोरीन का देख लो 287, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। अब यहां देखो जो सोडियम है उसके नियरेस्ट कौन सी इनर्ट गैस है, नियोन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देके नियोन के जैसा हो जाएगा। और जो क्लोरीन है उसके नियरेस्ट कौन सा है, आर्गन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आर्गन की तरह स्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो स्टेबिलिटी के लिए फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, यानी NaCl एक स्टेबल बॉन्ड है। उसका रीज़न क्या है कि ये भी इसकी जो ऑक्टेट थी वो कंप्लीट होगी और इसकी भी ऑक्टेट आउटर मोस्ट सेल की कंप्लीट होगी। तो किस तरीके से होगा अब आप उसे देख लो।
ये तो देख लिया आपने वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और वो कितने एक्सेप्ट करेगा क्लोरीन। तो जो सोडियम होगा, अभी हमने बताया इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकें, तो जो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है हम उसे एच स्टार के द्वारा, और जो क्लोरीन है वे डॉट के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे। तो देखो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया आउटर मोस्ट सेल। ये वैलेंस सेल ही हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ। इसमें 281 है, यहाँ 287 है, ठीक है। तो इसने इसे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करा सोडियम पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और क्लोरीन कैसा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो 28 हो गया और ये 288। तो इस तरीके से एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। सभी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम ने आउटर मोस्ट सेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। हमने बताया ये इस तरीके से जो आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अगर हम डॉट या फिर इस स्टार वगैरह से रिप्रेजेंट करें तो उसे लुईस क्या कहलाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। और इनकी स्टेबिलिटी किसकी तरह है, नियोन और आर्गन की तरह है, ठीक है। अब और एग्जाम्पल ले लो। अगर हम यहाँ कैल्शियम क्लोराइड लें CaCl2, तो आप देखो जो कैल्शियम है उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2, प्लस जो क्लोरीन है इसके साथ कितनी क्लोरीन अटैच है वो देखो। क्यों अटैच है, क्योंकि एक क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ जो कैल्शियम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है आर्गन जैसी स्ट्रक्चर करने के लिए, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 1 क्लोरीन से काम नहीं चलता। इसी वजह से इसके साथ कितनी क्लोरीन अटैच होती है, 2 क्लोरीन अटैच होगी, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन तो इसे ट्रांसफर करेगा ये, और 1 इलेक्ट्रॉन करेगा इसे ट्रांसफर। तो कैल्शियम पे कैसा चार्ज आओगा, 2 पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। कुछ बच्चे से इस तरीके से लिख दें Cl2 नेगेटिव, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चों की समझ में आ रहा, इस तरीके से होगा। क्लोरीन का अभी हमने बताया ही था कितना होगा, 287। तो दोनों आर्गन की तरह क्या जो स्टेबिलिटी है वो गेन करेंगे, आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी बना सकते हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, ये किस तरीके से फॉर्म होगा। आप देखो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में। जैसे मैग्नीशियम 282 होता है, तो ऑक्सीजन 26 होता है। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफ़र कर दे तो इसके भी 8 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो ये से अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, ठीक। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैग्नीशियम ने 2 दे दिए तो इसकी नियोन के जैसी स्टेबल स्ट्रक्चर होगी, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। सोडियम सल्फाइड ले लो Na2S। सोडियम में अभी हमने बताया 281, सल्फर में क्या होता है 286, ठीक है। तो आप ये देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन ले सके, 2, लेकिन सोडियम तो 1 दे सके। तो इसी वजह से इसके साथ सोडियम कितने अटैच हो रहे, 2 हो रहे या नहीं हो रहे। तो सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा और सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, ट्रांसफ़र कर देगा इसमें, ठीक है। तो सोडियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और सल्फर पर 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। जो उसकी नियरेस्ट इनर्ट गैस होती है उसकी तरह का स्टेबल ऑक्टेट करने के लिए या आउटर मोस्ट सेल करने के लिए, ऑर्बिटल को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहा जा, आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंसी जैसे हमने अभी बताया
कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जैसे NaCl में ही देख लो, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई, 1 हुई। और क्लोरीन ने एक एक्सेप्ट करा तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1 हुई। यानी आयनिक बॉन्ड बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो उस एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी के अलावा है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही, 2, तो इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो 2 होगी। और ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रही है तो उसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। यानी जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलावा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने की कोशिश करें क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, हम सारी चीज़ इसमें बताने की कोशिश कर रहे। अब फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं, फैक्टर्स हैं कुछ जो अफेक्ट डाल लेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो हमने एक्सप्लेन करा पहले ही। आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी IE इन शॉर्ट। सभी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए भी अलग से वीडियो आपको बना के दी है, अपलोड है प्लेलिस्ट में, आप जाके उसे देख सकते हैं अच्छी तरीके से। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो एक रिक्वायर्ड एनर्जी है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। यानी अगर कोई भी एटम है, सबका नेचर अलग होता है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, तो उसकी जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है उसे बाहर करने के लिए, जितनी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो IE यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कोई भी बॉन्ड बनने में। अगर आप देखो सोडियम की 495 है और मैग्नीशियम की 743 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। जैसे हम कह रहे सबकी अलग अलग होती है, जैसे सोडियम ही ले लो, सोडियम की कितनी है 495 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और मैग्नीशियम की कितनी है 743, क्योंकि इसे कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये देख लो, हमें ये पता होना चाहिए कि जो एटम हम ले रहे उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, उसे हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करावें, तभी तो वो बॉन्ड फॉर्म होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो फैक्टर्स आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। आप चाहो तो इस एक इलेक्ट्रॉन आप देख लो कितना ज़्यादा, अगर हम इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करें तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, 743 किलो जूल की, ठीक है। अब जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन हम इसमें से निकालते चले जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि पहले को निकालना आसान है, दूसरे और तीसरे को काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी हमने आपको बता दिया, इसका भी एफिनिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने आपको बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी क्या कहलाओगी बच्चों, वो उसकी कहलाओगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि एनर्जी रिलीज हो रही है एब्जॉर्ब हो रही, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से आप यहाँ देख लो। अगर ऑक्सीजन है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और आयन की फॉर्म में आता है आयन की, ठीक है। तो ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है यहाँ पे, इसकी जो एनर्जी है वो आप देख लो, प्लस में मैं यही लिख दूँ 142 किलो जूल पर मोल, ये तो रिलीज कर रहा,
ठीक है बच्चों, एटम से एनायन बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन और इसका लूज करना पड़ जा, एक इलेक्ट्रॉन और, ठीक है बच्चों, सॉरी एक्सेप्ट करना पड़ जाए इसे, क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन यानी एक्सेप्ट करना, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो इसने एनर्जी रिलीज करी, लेकिन जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा ऑक्सीजन एटम या कर रही ऑक्सीजन गैस, ठीक है बच्चों, तब क्या होगा वो देखने वाली बात है। इसमें अब देखो, अब इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, अगर ये मैं माइनस लिख रहा तो इसका मतलब एब्जॉर्ब हुई 693 किलो जूल पर मोल। तो ये देखो सभी बच्चे, अगर एक हम इसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। लेकिन अगर हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं जो इसे जरूरत भी होती है, तो ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स किसी के बॉन्ड बनने में प्रभाव डालते हैं। टोटल एनर्जी हम इसकी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी कितनी होगी, 693 प्लस 142, ठीक है। तो आप देख रहे टोटल एनर्जी जो आओगी इसकी वो कितनी आओगी, कितनी आई बच्चों। तो ये सारी चीजें हैं जो फर्क डालती हैं। माइनस की आई, ये सारी आप देख लो कैसी आई, माइनस की आई। तो माइनस की आई तो एनर्जी क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने में, ठीक है बच्चों। तो इसे एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो ये फैक्टर भी गवर्न कर रहा है, नहीं कर रहा, यानी इसके अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं सब कुछ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फर्क पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, कि इलेक्ट्रॉन एडिशन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही या रिलीज हो रही। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए भी आप अलग से वीडियो देख सकते हो, उसके लिए बनाया। और तीसरा जो है वो है लैटिस एनर्जी। एंथैल्पी भी कह सको और लैटिस एनर्जी भी। ये क्या होती है अभी देख लो सभी बच्चे। अपने गैसियस आयन से सॉलिड कंपाउंड बनने में, सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, क्या होगी बच्चों, रिलीज होगी, वही क्या कहलावे, लैटिस एनर्जी। बड़े ध्यान से देखियो, अगर आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही, क्या हो रही बच्चों, जितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, तो वो लैटिस एनर्जी कहलाओगी। और एक बात और मैं बता दूं, क्योंकि हम तो यहाँ आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे, ठीक है, इसी वजह से हम आपको बता रहे कि जितनी एनर्जी रिलीज करता है आयनिक कंपाउंड बनने में, ठीक, कैटायन और एनायन से जब भी कोई आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है और एनर्जी रिलीज होती है तो वो लैटिस एंथैल्पी एनर्जी कहलावे। लेकिन इसे तोड़ने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो भी लैटिस एंथैल्पी कहलाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखियो। तो 3 फैक्टर हैं जो इसे गवर्न करते हैं, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लो आप। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहले जैसे हम बताने लगे कौन सा है बच्चों, सबसे पहले है फिजिकल स्टेट, ठीक है। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं इसकी कहीं की इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, तो आप कोई सा भी पहले लिख सको। ऐसा नहीं कि मैं अगर फिजिकल स्टेट पहले लिख रहा तो आप भी फिजिकल स्टेट ही लिखोगे, नहीं, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी पहले लिख सकते हो। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का मतलब ये है कि जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका नेचर कैसा होगा। जो भी आयनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि मेटल के द्वारा फॉर्म होता है, तो वो सॉलिड होगा बच्चों, ये ध्यान रखियो। फिजिकल स्टेट आयनिक कंपाउंड की कैसी होती है, सॉलिड होती है मोस्टली, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक सॉलिड स्टेट यूनिट है 12th में, आप उसमें पढ़ोगे जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्रिस्टल होती है। सॉलिड भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक एमोर्फस सॉलिड और एक क्रिस्टल सॉलिड। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो किसका टाइप है, वो क्रिस्टल सॉलिड का है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखियो। और इसमें जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो हम उसके बारे में तो अभी बाद में बताऊंगे। लेकिन इनकी मैं बता दूं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है आयनिक कंपाउंड का। थ्री डायमेंशनल का मतलब इस तरीके से एक्स एक्सिस ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, आप कोई सी भी ले सको। तो ये यूनिट सेल है किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट। तो इस तरीके से अरेंज रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ सोडियम आयन हो गया, यहाँ क्लोराइड आयन, तो इस तरीके से अरेंज रहते हैं इसमें क्रिस्टल के अंदर। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। कैसा अरेंजमेंट होगा बच्चों इनका, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा आयनिक कंपाउंड का। त्रिविम्य का आजाद इसे हिंदी में, ठीक है। अब नेक्स्ट है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे हमने बताया भाई क्रिस्टल की फॉर्म में है और इनमें सॉलिड स्टेट में पाए जाएं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होना इनका जरूरी है। तो आयनिक कंपाउंड जो होंगे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये चीज आप ध्यान रखियो। जैसे बताया हमने इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे ये हैं, तो इनके बीच जो फोर्स काम करता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है जो अपोजिट चार्ज के बीच लगता है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसमें जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो अपोजिट चार्ज के बीच लगता है। इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं, ठीक। तो हमने फिजिकल स्टेट बता दी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बता दी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बता दिए। अब नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी, 4th। जो बच्चों आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सोल्युबल होंगे। तो आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर सोल्युबल होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड है उनका नेचर कैसा होता है, पोलर। पोलर होने की वजह से ये सोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। और हाईली सोल्युबल होंगे क्योंकि जो वाटर होता है, आप ये देख लो, इस पे भी पार्सली पॉजिटिव, इस पे भी, और इस पे पार्सली नेगेटिव। तो अगर हम इसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड डाल लें, तो जैसे ए बी कोई भी है, A+, तो ये इससे अटैच होगा, और जो B नेगेटिव है वो इसके साथ अटैच होगा। तो इस तरीके से आसानी से क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए, घुल जाए पानी के अंदर, जल के अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। अब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाए, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड ये होते हैं, पोलर कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हम इन्हें कह दें, तो ये उसमें ऑर्गेनिक सोलवेंट में डिजोल्व नहीं होने के, ठीक है बच्चों। जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं उसमें ये डिजोल्व नहीं होने के, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईथर है, CCl4 है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, बेंजीन है,
ये इनमें, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, इसमें डिजोल्व नहीं होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है इनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बच्चों आयनिक फेज में क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे, ठीक है। यानी आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट, ठीक है। मोल्टन स्टेट का मतलब होता है घुलित अवस्था। तो जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो आपको पता आयंस कैरी करते हैं भाई, आयंस का जब मूवमेंट होगा तभी तो चार्ज आगे बढ़ेगा, ठीक है, और आयंस ही उसे कैरी करते हैं। तो इसी वजह से जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्ट होते हैं, यानी उनकी कंडक्टिविटी होती है, चाहे वो मोल्टन स्टेट में हो या फिर आयनिक स्टेट में हो, ठीक है, या किसी वाटर के साथ सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको बच्चों, क्योंकि जो चार्ज कैरी करने का काम कौन करते हैं, आयन ही करते हैं। 2 टाइप्स के आप कंडक्टर पढ़ते होंगे। एक तो कैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें वायर होती है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो आयंस के थ्रू होती है, ठीक है, और ये उसमें डिजोल्व हो जाके सॉल्यूशन में। तो उस जब डिजोल्व हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, चार्ज कैरी करेंगे। इसी वजह से जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो सारे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये था बच्चों आपका इलेक्ट्रोवैलेंट।